हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक अध्ययन का संपूर्ण बंडल। कक्षा 6 में जो इतिहास दिया हुआ है उसका संपूर्ण बंडल केवल एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की कक्षा 6 में दिए हुए सारे प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है ताकि आपको अलग से कहीं अध्ययन ना करना पड़े। एक ही वीडियो में सारे प्रश्न आ जाएं और आप एक ही बार में कंप्लीट वीडियो देखकर इन प्रश्नों को याद कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा नीति क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियों के अवशेष राजस्थान में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ईसवाल, उदयपुर। मौर्य काल में जो लोहे को पिघलाने की भट्टियां हैं वो कहां से प्राप्त हुई हैं? राजस्थान में ईसवाल, उदयपुर से। अगला प्रश्न है, सूर्यवंशीय शासकों ने किस महाजनपद पर शासन किया था? तो सूर्यवंशी शासकों ने कहां शासन किया था? कोसल महाजनपद पर। कोसल या कौशल कुछ भी आ जाए, आंसर यही है। सूर्यवंशी शासक कौन हुए? भगवान राम, और उनके जो वंशज हैं वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। यूनान में बिकने वाली गंगेतिका क्या है? यूनान में जो गंगेतिका बिकती है वो क्या है? वो वास्तव में ढाका की मलमल है। जो यूनान में उसको किस नाम से बेचा जाता था? गंगेतिका के नाम से बेचा जाता था। बरहुत स्तूप जो कि सतना मध्य प्रदेश में है के अवशेष किस संग्रहालय में स्थापित हैं? कोलकाता में। अब देखिए, आपसे भी प्रश्न पूछा जाए कि बरहुत स्तूप कहाँ है, तो यह है सतना मध्य प्रदेश में, और इसके अवशेष कहाँ है? तो अवशेष कोलकाता के संग्रहालय में हैं। मौर्यकालीन शिल्प की चंवर धारिणी स्त्री की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है दीदारगंज, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, बनास संस्कृति के नाम से कौन से पुरातात्विक स्थल को जाना जाता है? तो बागोर की जो सभ्यता है उसको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। अशोक स्तंभ के सिरे पर स्थित शेरों के नीचे गोलाकार चौकी पर कौन कौन से जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं? अब देखिए, आपने अशोक स्तंभ देखा होगा जिस पर 4 शेर बने हुए हैं। वो 4 शेर एक गोले पर बने, उस गोलाकार चौकी के नीचे 4 जानवरों के चित्र बने हुए, आकृतियां बनी हुई हैं। कौन कौन से? बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। ये 4 जानवर, शेर भी बना हुआ है वहां पर वापस। और इसके अलावा एक आकृति और बनी हुई है, किसकी? चक्र की आकृति बनी हुई है। महाभारत कालीन शिशुपाल किस महाजनपद से संबंधित? अब आपने शिशुपाल का नाम महाभारत में सुना होगा, तो वो चेदी महाजनपद से संबंधित है। शिशुपाल जो कि महाभारत कालीन है, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। स्वर्ण निर्मित निष्क नामक सिक्कों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। कौन से वेद में मिलता है निष्क नामक सिक्कों का वर्णन? ऋग्वेद में मिलता है। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? अब भारत का यदि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? राखी गढ़ी। बुद्ध के जीवन के संदर्भ में ग्रह त्याग का प्रतीक कौन है? यानी ग्रह त्याग के प्रतीक के रूप को किसको जाना जाता है? घोड़े को। अंग महाजनपद किस नदी द्वारा पोषित था? तो अंग महाजनपद जो है चंपा नदी द्वारा पोषित था, और अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा ही थी। चंपा नदी किन 2 महाजनपदों के मध्य बहती थी? यानी सीमाओं का निर्धारण करती थी एक तरह से। तो अंग और मगध जो जनपद हैं उनके बीच में चंपा नदी बहती थी। भारतीय किसान एक औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायने में तो उससे भी श्रेष्ठ है। यह कथन किसने कहे हैं? यह कथन कहे थे डॉक्टर वाइलेकर ने 1889 ईस्वी में। यानी कि भारतीय किसान की बड़ाई की गई थी। उन्होंने यहाँ के किसानों की मेहनत देखकर उनको लगा कि वाकई में भारत का किसान बहुत ही अधिक मेहनत करता है। सिंधु नदी की माँ कौन सी नदी को
कहा गया है? तो सिंधु नदी की माँ जो है सरस्वती नदी को कहा गया है। महाजनपद काल में सैनिकों को मिलने वाला वेतन दिया जाता था, किस रूप में दिया जाता था? आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। हड़प्पा की सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। मिस्र में ममीज को किस भारतीय वस्त्र में लपेटकर रखा जाता था? अब देखिए, मिस्र में जो है ममीज को लपेट कर रखा जाता है ताबूत में। तो भारतीय जो मलमल है पहले उसमें लपेटा जाता था, उसके बाद ताबूत में रखा जाता था। चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानियां किस सभ्यता की देन है? तो ये चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानियां हड़प्पा सभ्यता की देन है, जो आपने बचपन में खूब पढ़ी होंगी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस सभ्यता की देन है? तो ये मोहनजोदड़ो की देन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ये लोथल सभ्यता से प्राप्त हुई है। वक्राकार ईंटें किस सभ्यता की देन है? तो वक्राकार ईंटें चन्हूदड़ो सभ्यता की देन है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं रोपड़ की सभ्यता से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया, और इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र का जो है रचना की गई थी। तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है? आपने पढ़ा होगा जादू टोना, उससे संबंधित वेद है अथर्ववेद। वेदों का कौन सा भाग ज्ञान कांड कहलाता है? तो वेदों का जो है उपनिषद वाला जो भाग है वो ज्ञान कांड कहलाता है। 4 भाग होते हैं, अभी आएंगे। महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में मिलती है? अब आपने पढ़ा होगा कितने महाजनपद होते हैं? 16। तो 16 महाजनपदों की सबसे पहले जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ से मिलती है। क्षेत्रोजस या श्रेणिक की संज्ञा किस राजा को दी गई है? तो क्षेत्रोजस की संज्ञा दी गई है बिंबिसार को। ईशोपनिषद किस वेद का अंतिम भाग है? तो यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो कौन सा है? ईशोपनिषद है। कथावत्थु किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? कथावत्थु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर स्थित था। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? तो यहाँ इन दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही प्रश्न में यहाँ दिया गया है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। ये ध्यान रखना है, भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह है सिंह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? तो राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। अब देखिए 2 प्रश्न इसमें। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। सिकंदर ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? भारत का उस समय सबसे शक्तिशाली शासक था घनानंद। तो घनानंद के शासन में, जो कि मगध साम्राज्य का अधिपति था, उसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। सर्वशत्रांतक किसे कहा गया है? महापद्मानंद को सर्वशत्रांतक कहा गया है, क्योंकि इसने अपने सारे शत्रुओं का नाश कर दिया था। ये घनानंद के पिता थे। हाइडेस्पेस का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो हाइडेस्पेस का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, राजा पुरु जिनको कहा गया है। हड़प्पाई मुहर किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो हड़प्पाई मुहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? जो थार का रेगिस्तान है राजस्थान में, वो पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता था।
वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई है? सरस्वती नदी के किनारे वेदों की रचना हुई है। चंद्रावती जो कि आबू सिरोही में पड़ता है, किस वंश की राजधानी थी? ये परमार वंश की राजधानी थी चंद्रावती। पचमता पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये राजसमंद में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पचमता पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कहाँ स्थित है? राजसमंद में। नक्काशी युक्त जार लेपिस लेजुली, लेपिस लेजुली क्या होती है? अफगानिस्तान के बदश्का में पाए जाने वाला नीले रंग का जो पत्थर है उसको लेपिस लेजुली कहा जाता है। टेराकोटा के मनके और सीप की चूड़ियां किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था, पचमता जो कि राजसमंद में स्थित है। तो ये सारी चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं? पचमता राजसमंद से प्राप्त हुई हैं। करणपुरा, बिजनौर और तरखान वाला डेरा नामक पुरातात्विक स्थल ये सब राजस्थान में स्थित है। भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव किस वेद से हुआ है? सामवेद से। कौन सा वेद है? संगीत से संबंधित सामवेद। चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान किस वेद में संकलित किया गया है? अथर्ववेद में। अब देखिए, चिकित्सा विधि और रोगों संबंधित वेद कौन सा है? ये भी अथर्ववेद में है। और जादू टोने संबंधित वेद कौन सा है? वो भी अथर्ववेद है। वेदों के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद भी 4 होते हैं और वेदों के भाग भी 4 होते हैं। मैं मंत्र का निर्माता हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। ऋग्वेद में वर्णित उक्त कथन किस ओर इंगित करता है? ये कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था की ओर ऋग्वेद में वर्णित ये कथन वर्ण व्यवस्था की ओर इंगित करता है। कौन सी वर्ण व्यवस्था? कर्म प्रधान। वैदिक काल में ग्राम के अधिकारी को क्या कहते थे? ग्राम का जो अधिकारी होता था उसको कहते थे ग्रामणी। और उसी काल में विश नामक इकाई का जो अधिकारी है वो क्या कहलाता था? विशपति। विश क्या होता था? कई गांवों का जो समूह होता था उसे कहते थे विश। और विश का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? विशपति कहलाता था। वैदिक काल में जन, जन क्या होता था? कई विषयों का समूह। कई गांवों से मिलकर बना था विश और कई विषयों से मिलकर बना था जन। तो जन का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? राजन या शासक। खिल्ली भूमि कहा जाता था। खिल्ली भूमि जो बंजर भूमि है उसी को खिल्ली भूमि कहते थे। पणी किसको कहा जाता था? व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता। व्यापारी वर्ग को पणी के नाम से जाना जाता था। सतलज नदी का प्राचीन नाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतुद्री। पिछली बार रीट में भी एक नदी से संबंधित प्रश्न आया था, तो आपको ये नदी ध्यान रखनी है। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। अब जो है मगध की प्राचीनतम पूछा, देखो शब्दों पर गौर करना। मगध की प्राचीनतम राजधानी गिरिव्रज थी। उत्तर प्रदेश का आधुनिक कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी था? आधुनिक कुशीनगर जो है मल्ल महाजनपद की राजधानी था। और मल्ल की 2 राजधानियां हुआ करती थी। तो मल्ल की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? पावा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? या कहाँ प्राप्त हुआ था? सॉरी, कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कुशीनारा में प्राप्त हुआ था। कुशीनारा क्या है? मल्ल महाजनपद की राजधानी है, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? कुशीनगर कहते हैं। वर्धमान महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? ये पावा में प्राप्त हुआ था, जो कि मल्ल महाजनपद की दूसरी राजधानी। अब देखिए, महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनारा में, ये मल्ल महाजनपद की पहली राजधानी है। और दूसरी राजधानी कौन सी है? पावा, जहां पर भगवान महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ था। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती को बौद्ध साक्ष्य में क्या कहा गया है? सोत्थवती कहा गया है। चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी शक्तिमती, उसको बौद्ध साक्ष्य में सोत्थवती कहा गया है। चेदी महाजनपद के लोगों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। शिशुपाल, ध्यान रखना, महाभारत कालीन शिशुपाल, चेदी महाजनपद से। कलिंग किस महाजनपद की शाखा है? कलिंग जो है चेदी महाजनपद की ही शाखा है।
राजा उदयन का संबंध किस महाजनपद से है? तो वत्स महाजनपद से राजा उदयन का संबंध है। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? तो पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी पूछा है अहिशत्र। और पांचाल महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या है? कामपिल्य। ध्यान रखिए, उत्तरी और दक्षिणी भाग की राजधानी है कामपिल्य। यदुवंश की राजधानी क्या थी? मथुरा। यदुवंश भगवान श्री कृष्ण को समर्पित, तो ये कहा इसकी राजधानी क्या है? मथुरा है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित अश्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? अश्मक महाजनपद की राजधानी थी पोतली। और ये जो अश्मक महाजनपद है किस नदी के तट पर स्थित था? गोदावरी नदी के, ये भी ध्यान रखना है। अवंती महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? तो अवंती महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैन। और अवंती महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? महिष्मति। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, बाहुबली फिल्म में बाहुबली कहता है जय महिष्मति। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि जो अवंती महाजनपद है जिसको उज्जैन कहा जाता है, उसके दक्षिणी भाग की राजधानी थी महिष्मति। राजपुर और द्वारिका किस महाजनपद के नगर के रूप में विख्यात थे? तो कंबोज महाजनपद के रूप में विख्यात थे। बुद्धकालीन 4 राजतंत्र कौन कौन से थे? तो राजतंत्र पूछा है, देखिए कौशल, वत्स, मगध और अवंती। इनके अलावा जितने भी बुद्धकालीन महाजनपद हुए हैं वो सब गणतंत्र की श्रेणी में आते हैं। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? गणपति। क्या कहा जाता था राजा को? गणपति। कौन से काल में? महाजनपद काल में। महाजनपद काल की कौन सी इकाई वर्तमान लोकसभा के समान होती थी? परिषद। कौन सी इकाई होती थी लोकसभा के समान? परिषद। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कौन से समय को माना जाता है? वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को जो है परिवर्तनकारी काल के रूप में जाना जाता है। महाजनपद काल में गंगा घाटी में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला अयस्क कौन सा था? लौह अयस्क। किस महाजनपद को साम्राज्य का दर्जा दिया जाता था? मगध महाजनपद जो है इसको साम्राज्य कहा जाता। भारत का सबसे विशाल राज्य था। पाटलिपुत्र किन नदियों से आवृत था? पाटलिपुत्र गंगा और सोन। गंगा का नाम आपको पता होगा, लेकिन सोन नदी भी उसके साथ है। सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसी नदी के किनारे जो है सिकंदर की सेना ने छावनी डाल रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। दक्षिणी भारत में स्थित महाजनपद कौन सा था? अश्मक। अधिकतर जो महाजनपद थे वो उत्तरी भारत में स्थित थे, लेकिन दक्षिणी भारत में स्थित महाजनपद कौन सा है? अश्मक। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इसको कहा गया है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक कब बना था? 322 ईस्वा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध का शासक बना था 322 ईसा पूर्व में, जिसने घनानंद को पराजित किया था। मौर्य वंश का भारत पर शासन कब से कब तक रहा? तो मौर्य वंश का शासन जो है 4th शताब्दी ईसा पूर्व से 2य शताब्दी ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन रहा। 4th शताब्दी मतलब 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक रहा है, जिसने घनानंद को पराजित किया था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस से कौन कौन से प्रदेश प्राप्त किए थे? कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान का कुछ भाग, ये प्रदेश सेल्यूकस से प्राप्त किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में किसे अपना गुरु बनाया था? भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया था, यानी भद्रबाहु से एक तरह से दीक्षा ली थी।
अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? बिंदुसार को, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार ने मगध पर कब तक शासन किया? 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने मगध पर शासन किया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस पद पर आसीन था? जब बिंदुसार राजा था उस समय उपरत्या या प्रशासक या राज्यपाल के पद पर अशोक आसीन था। राज्यपाल कह दो, प्रशासक कह दो या उपरत्या, छठी की बुक में उपरत्या शब्द आया है। अशोक मगध का सम्राट कब बना? 269 ईसा पूर्व में। अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा तक संदेश पहुंचाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अभिलेखों के माध्यम से, तो सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के अभिलेख कौन सी भाषा में प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं प्राकृत भाषा में, लेकिन कुछ अभिलेख यूनानी भाषा में भी प्राप्त होते हैं। कौन सा अभिलेख है? उत्तर पश्चिम में जो प्राप्त हुए हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में जो प्राप्त हुए हैं वो यूनानी भाषा में, क्योंकि वहां लिखने वाले जो राइटर थे वो कौन से थे? यूनानी थे। अशोक महान किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। देखिए, चंद्रगुप्त तो किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का, और अशोक बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक ने प्रजा को शिक्षा देने के लिए कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो वो थे धम्म महामात्म्य नामक अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति अशोक द्वारा की गई थी प्रजा को शिक्षा देने के लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निम्न प्रचारक भेजे थे। अब बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार किसने किया था? अशोक ने। तो उसने बहुत सारे प्रचारक भेजे जिनकी सूची निम्नलिखित है। देखिए, सबसे पहले प्रचारक आते हैं सोन एवं उत्तरा। ये कौन से क्षेत्र में प्रचार करने गए थे? स्वर्ण भूमि पेंगू में ये प्रचार करने के लिए गए थे। उसके बाद आते हैं महेंद्र व संघमित्रा, ये सिंघल द्वीप श्रीलंका में प्रचार करने गए थे। महारक्षित जो कि यवन प्रदेश में गए थे, और रक्षित जो कि वनवासी जिसे उत्तरी कनाडा भी कहा जाता है वहां पर प्रचार करने के लिए गए थे। कनिष्क किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। गुप्त राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त राजवंश की स्थापना जो है 4वीं शताब्दी में हुई थी। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने कब भारत की सत्ता संभाली? अब देखिए, गुप्त वंश आ गया, तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने भारत की सत्ता संभाली थी 319 या 320 ईस्वी के लगभग, क्योंकि छठी की किताब में जो दिया हुआ है उसी का समावेश किया है हमने। इसके अलावा अलग से एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो आपको अलग से वीडियो में मिलेगी। छठी की बुक का पूरा निचोड़ है, इसमें अलग से जानकारी से तात्पर्य जो आपके टॉपिक्स हैं लेवल 1 या लेवल 2 में, उनकी सारी जानकारी के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन ये केवल कक्षा 6 के इतिहास का विवरण इस वीडियो में आपको दिया गया है। अश्वमेध यज्ञ की स्मृति में अश्व के चित्र वाले सोने के सिक्के किस गुप्त शासक द्वारा चलाए गए थे? तो समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए थे। अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने, तो उसकी स्मृति में सोने के सिक्के चलाए थे, जिस पर किसका चित्र अंकित था? अश्व का, यानी घोड़े का। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? कुमार देवी, जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। अब गुप्त वंश चालू हो गया। समुद्रगुप्त प्रथम जो कि संगीतज्ञ भी था और वीणा वादक भी था, का मंत्री और लेखक कौन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? हरिशेन। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, और ये किसका मंत्री था? समुद्रगुप्त का। कला विद्या का संरक्षक और अद्वितीय योद्धा के रूप में किसे स्मरण किया जाता है जिसने शक एवं कुषाण दोनों शासकों को पराजित किया था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम अलग हुआ, यह है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य उपनाम धारण किया था। विक्रम संवत किसने चलाया था? यह विक्रमादित्य ने चलाया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। विक्रमादित्य के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे? तो उनके दरबार में 9 रत्न थे। महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर और वररुचि, ये 9 नवरत्न थे। इनको आपको ध्यान रखना है। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, याद रखना। चीनी यात्री फाहयान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल।
भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश का जो शासनकाल है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त वंश। उसकी प्रजा सुखी है। राजा ना तो शारीरिक दंड देता है ना ही प्राण दंड। चांडालों के अलावा कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है। लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं। यह कथन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के संदर्भ में किसने कहे थे? फाहयान ने कहे थे, जो कि एक चीनी यात्री है, जो उसके शासनकाल में ही भारत आया था। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, कहाँ स्थित है? यह महरौली, दिल्ली में, जो कई वर्षों से यहाँ पर खड़ा है लेकिन उसमें आज भी जंग नहीं लगा है। भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा है। यह वक्तव्य किसने कहा था? यह विल्सन ने कहा था। भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य का सोना बाहर की ओर खिंचता जा रहा है। यह शिकायत किसने व कब की थी? यह शिकायत की थी प्लिनी नामक लेखक ने की थी पहली सदी में, क्योंकि भारत से कई देश जो है व्यापार करते थे, यहाँ इतना अच्छा माल बनता था कि विभिन्न देशों में यहाँ से माल निर्यात किया जाता था। तो प्लिनी नामक लेखक ने जब ये देखा तो उसने अपने राज्य के बारे में कहा कि हमारा राज्य जो है इस प्रकार दूसरे देशों में हमारे राज्य से सोना जाएगा तो हमारा देश जो है गरीब होता चला जाएगा। उत्तरापथ और दक्षिणापथ क्या है? ये देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारतीय मार्ग हैं। अब भारत में व्यापार करने के लिए दो मार्ग मुख्य थे, एक था उत्तरापथ और एक था दक्षिणापथ। तो ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ व्यापार करने के भारतीय मार्गों के नाम हैं। उत्तरापथ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो ताम्रलिप्ति से लेकर बल्ख तक इसका विस्तार था। ताम्रलिप्ति कहाँ पड़ता है? बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र, जो कि यहाँ से लेकर बल्ख एशिया तक इसका विस्तार था। पुष्कलावती को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्कलावती को क्या कहते हैं वर्तमान में? पेशावर। और पेशावर वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी भाग से गुजरने वाले भाग को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। पैठण शहर जो कि महाराष्ट्र में किस नदी के तट पर बसा था? ये गोदावरी नदी के। गोंडों के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? गोनादा। गोंडो का प्रदेश जो था उसको गोनादा के नाम से जाना जाता था। यूरोप में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी थी? काली मिर्च। यूरोप में भारत से निर्यात होती थी क्या? काली मिर्च। भारत हाथी दांत और सोना कहां से आयात करता था यानी कि लेता था? इथोपिया, अफ्रीका। भारतीयों द्वारा किस जानवर को मुख्य रूप से आयात किया जाता था? घोड़े को, क्योंकि घोड़े के शौकीन रहे भारतीय लोग, इसलिए उसको आयात किया जाता था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर भारत के किस राज्य से व्यापार करते थे? यानी कि ये आर्मीनियन और फारसी जो सौदागर है मुख्य रूप से पंजाब से ही व्यापार करते थे। फारस की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से कौन सा बंदरगाह जुड़ा हुआ था? सूरत बंदरगाह जुड़ा हुआ था। मछलीपट्टनम किस तट पर स्थित है? यह कोरोमंडल तट पर स्थित है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। स्तूप किसके सम्मान में बनवाए जाते थे? श्रेष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान में स्तूप बनवाए जाते थे। अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों आदि से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार टीले को क्या कहा जाता है? स्तूप। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण किया गया था? 8 भागों में बांटकर। आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में सफेद संगमरमर से निर्मित अमरावती स्तूप किस नदी के तट पर स्थित है? तो अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी के तट पर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चैत्य क्या होते थे? चैत्य जो है बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को चैत्य कहा जाता था। भिक्षुओं के रहने वाली गुफाओं को क्या कहा जाता था? विहार। जातक कथाओं में बुद्ध की कौन सी कथाओं का वर्णन है? यह प्रश्न आ चुका है। पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं में बुद्ध की कौन सी कथाओं का वर्णन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्व जन्म की कथाओं का। कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
दूसरी सदी ईसा पूर्व में निर्मित अजंता की गुफाओं का निर्माण किस नदी घाटी में किया गया था? बागोरा नदी घाटी में जो है अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। अजंता की कुल 29 गुफाओं में 5 चैत्यों और 24 विहारों की मुख्य विशेषता है। अब देखिए कुल कितनी गुफाएं 29, जिसमें 5 तो चैत्य हैं और 24 जो क्या है विहार हैं। तो हर गुफा के नीचे नदी तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। ये सबसे मुख्य विशेषता थी। अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कब छोड़ दी गई? 490 ईस्वी के बाद छोड़ दी गई थी। एलोरा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वेल्लूर। फ्रेस्को से तात्पर्य भित्ति चित्रण। फ्रेस्को क्या है? भित्ति चित्रण है। चैत्यों में निर्मित स्तूपों में किसका चित्रण किया जाता था? बुद्ध के चित्रों का। भारतीय मूर्ति कला का वास्तविक स्वरूप किस काल से शुरू होता है? मौर्य काल से। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है के अशोक स्तंभ को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। आपने कोइंस पर देखा होगा, हमारे जो सिक्के चलते हैं उस पर देखा होगा, सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। अशोक स्तंभ पर स्थित 4 सिंह किसके प्रतीक हैं? वो चारों सिंह राष्ट्र की शक्ति व शौर्य के प्रतीक हैं। अशोक स्तंभ पर किस प्रकार की पालिश की गई है? ओपदार पालिश। कौन सी पालिश है? ओपदार। पटना व परखम से प्राप्त यक्ष और लोहानुपुर से प्राप्त मानव धड़ किस शिल्प कला के उदाहरण हैं? ये मौर्यकालीन शिल्प कला के उदाहरण। अब देखिए पटना व परखम से तो क्या प्राप्त हुआ है? यक्ष की मूर्ति मिली है। और लोहानुपुर से क्या प्राप्त हुआ है? मानव धड़ मिला है। तो ये मौर्यकालीन शिल्प के उदाहरण है। तो देखिए हमारी जो टीम है पूरी मेहनत कर रही है और आपके लिए सारे प्रश्नों को लेकर आई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक उचित और सही जानकारी, सटीक जानकारी एक स्थान पर प्राप्त हो सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला को कुषाण काल की सर्वोत्तम देन क्या है? बुद्ध की मानव रूप में बनी मूर्ति। बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है मानव रूप में। यह कुषाण काल की सर्वोत्तम देन है। कुषाण काल की कला के मुख्य केंद्र कौन से थे? जहां शिव के 2 रूप, अब शिव के कौन कौन से 2 रूप हैं? एकलिंग व मानव, और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। गांधार और मथुरा जो है कुषाण काल की कला के मुख्य केंद्र थे, गांधार और मथुरा। बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर घुंघराले बाल, वस्त्रों में पारदर्शिता एवं सलवटों का यथार्थ प्रभाव किस मूर्ति कला के उदाहरण है? ये गांधार मूर्ति कला के उदाहरण है। गांधार मूर्ति कला के जो शिल्पकार हैं वो कैसे थे? यूनानी थे। गुप्त काल में निर्मित शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु की मूर्ति कहाँ स्थित है? ये देवगढ़ मंदिर झांसी में स्थित है। गुप्त काल में निर्मित भगवान विष्णु की जो शैया पर विश्राम करते हुए हैं। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है देवगढ़ मंदिर कहाँ है? तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में। धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में पद्मासन्न बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थित है? सारनाथ में। कहाँ स्थित है ये प्रतिमा? सारनाथ। भारतीय कला के किस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है? गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, उपमा दी गई है। मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। क्या कहा जाता था? तमिल भाषा के साहित्य को मदुरै शहर में संगम साहित्य। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत। भरत मुनि, आपने नाम सुना होगा। मार्कंडेय द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र नामक अध्याय में किसका महत्व बताया गया है? तो मार्कंडेय द्वारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना की गई थी, उसमें एक अध्याय है चित्रसूत्र जिसमें चित्रकला का महत्व बताया गया है। चरक द्वारा रचित आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता है। कौन सा ग्रंथ है आयुर्वेदिक? चरक संहिता। शल्य चिकित्सा संबंधी सुश्रुत संहिता को 8वीं सदी में किस भाषा में अनुदित किया गया था? अरबी भाषा में। ध्यान रखिएगा शल्य चिकित्सा की जानकारी किसमें मिलती है? सुश्रुत संहिता में मिलती है, जिसको 8वीं सदी में अरबी भाषा में अनुदित किया गया था। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में कौन से शास्त्र के बारे में बताया है? खगोल शास्त्र के बारे में बताया है। पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, इसका सर्वप्रथम वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? आर्यभट्टीय में इसका सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र
मिस्र में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में जो है नील नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। दजला फरात नामक नदियों के भूभाग पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, जो कि इराक के दोआब में स्थित है। ह्वाडघो नदी सभ्यता कहाँ स्थित है? ये जो है चीन में स्थित है, ह्वाडहो नदी सभ्यता। बौद्ध ग्रंथ, अब बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ है जैसे विनय पिटक, जिसमें किसका वर्णन किया गया है? बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का संग्रह विनय पिटक में किया गया है। सुत्त पिटक जो है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और अभिधम्म पिटक है जिसमें दर्शन व सांसारिक ज्ञान है। अब अगला जो है देखिए, प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में एक तरफ साहित्यकार दे रखे हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं दे रखी हैं। तो विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की थी? पंचतंत्र की। शूद्रक ने मृच्छ कट्टिगम की। अमर सिंह ने अमरकोश की। बाणभट्ट ने हर्षचरित की। सम्राट हर्ष जो था उसने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की थी। इलांगरे आदिगल ने शिल्पादिक्रम की रचना की थी जो कि तमिल भाषा में, और शीतले सप्तनार ने मणि मेखले की रचना की जो भी तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा हनुमानगढ़ राजसमंद से पुरा ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाषाण युग और ताम्र युग की आहार सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध थी? ये ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न कक्षा 6 में दिए गए इतिहास के एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक प्रश्न में और भी प्रश्न छुपे हुए हैं। प्रश्नों को इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें और अधिक से अधिक परीक्षा में नंबर ला सकें। तो हमारे चैनल नीति क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि एक ही वीडियो में इन्होंने संपूर्ण प्रश्न लाकर डाले हैं ताकि हम आपको सारे प्रश्न, आप सभी प्रश्नों का एक ही जगह अध्ययन कर सकें और सारे प्रश्न जो हैं आपको एक ही वीडियो में मिल सकें। तो हमारा ये वीडियो आपके लिए और भी रोचक तब होगा तब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम जल्द लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे।